हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए रिवॉल्यूशन का मतलब होता है जब कोई भी राजा या कोई भी पीएम अगर अपनी जनता के खिलाफ लगातार गलत कदम उठा रहा है या अपनी जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों में डाल रहा है, तो उसी के खिलाफ जब जनता खड़ी हो जाती है और खड़ी होने के बाद जब मूवमेंट लगातार करती रहती है उसके खिलाफ, तो उसी को दोस्तों रिवॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा क्या हुआ था फ्रांस में जिसकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था, और क्या राजा वहाँ का कर रहा था, कैसी शासन प्रणाली वहाँ चल रही थी, कैसा सिस्टम वहाँ चल रहा था, वो सारी बातें इसमें देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला अपने वीडियो का ये अपना पहला लेक्चर होगा, और साथ ही साथ मैं बता दूँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसलिए ये बहुत छोटा वीडियो होगा दोस्तों। और दूसरा जो मेन इसका चैप्टर नंबर 2 होगा, मतलब कहने का ये है कि सेकंड जो चैप्टर होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में देख लेते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही क्यों पढ़ते हैं, ऐसे तो बहुत सारी दुनिया में रिवॉल्यूशन हुए होंगे। देखिए दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो यूरोपियन कंट्री में एक पड़ता है, फ्रेंच कंट्री। ठीक है, फ्रांस जो है वो यूरोपियन कंट्री में पड़ता है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? टोटल 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, उसी में एक यूरोप कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ही सबसे पहले रिवॉल्यूशन हुआ था, इसलिए हम सबसे पहले दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। चलिए आते हैं अपने पहले लाइन पे और पहले टॉपिक में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले में दिया हुआ है दोस्तों, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। क्योंकि दोस्तों इसमें दिया है कि सुबह 14 जुलाई को 1789 में पेरिस का एक शहर जो कि पूरी तरह से अलार्म था, यानी पूरी तरह से जग चुका था। किस चीज़ के लिए? रिवॉल्यूशन के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, किसी भी रिवॉल्यूशन के 4 कारण हो सकते हैं। ठीक है, यानी 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं रिवॉल्यूशन के। देखिए, सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, और एक इंटरनेशनल का कारण भी हो सकता है। यानी मीन्स ये है कि एक जो अन्य कारण अदर आप रीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, देखिए 3 तरह की मेन सिस्टमेटिक वहाँ चल रही थी। देखिए दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमिकल कंडीशन जो थी फ्रांस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी उस वक्त, क्योंकि लगातार वो ब्रिटेन से, जो कि उसका पड़ोसी मुल्क था, उससे बार बार लड़ाई हो रहा था फ्रांस से और ब्रिटेन से। यहाँ तक कि दोस्तों फ्रांस से करीब करीब 7 साल तक लगातार ब्रिटेन से युद्ध होता है, और 7 साल के युद्ध में फ्रांस जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब जाता है, और बहुत ज़्यादा ब्रिटेन भी कर्ज में डूब जाता है, जिसकी वजह से कर्ज को चुकता करने के लिए वो अपने ही नागरिकों पर लगातार टैक्स लगाने लगता है। और उस समय दोस्तों फ्रांस जो है वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो उसका सामाजिक ताना बाना था, मतलब ये है कि सोशल जो सिस्टम था वो 3 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। देखिए, पहला जो स्टेट था उसमें जो क्लर्जी लोग आते थे वो होते थे, क्या होते थे? क्लर्जी लोग। ठीक है, क्या होते थे? क्लर्जी। और फर्स्ट वाले में क्या आते थे? क्लर्जी आते थे, तो क्लर्जी आप हो जाएगा, पहले लिख लीजिएगा। और सेकंड वाले में जो आते थे, सेकंड वाले में आते थे जो सामंतवादी यानी फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो सेकंड वाले में आते थे। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स, एफडी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और थर्ड वाले में जो आते थे वो आते थे गरीब मजदूर यानी पीसेंट्स आते थे, यानी किसान, फार्मर्स यानी किसान हो जाएगा, प्रोफेसर्स, टीचर्स, और जो पोर्टर होते थे वो आते थे। ठीक है, मजदूर यानी जो लोग होते हैं वो आते थे, लेबर ओबर लोग आते थे। तो आपको ये समझना होगा दोस्तों कि ये तीनों जो स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट में मैंने बता दिया चर्च के लोग, सेकंड स्टेट में बता दिया हमने फ्यूडल लॉर्ड्स, और थर्ड स्टेट में हमने बता दिया दोस्तों आपको कि उसमें जो पीसेंट्स होते थे यानी मजदूर होते थे और लेबर होते थे, ये सब लोग जो आम जनता होती थी वो आते थे। तो दोस्तों देखिए, फ्रांस का जो क्रांति का जो मुख्य कारण था वो उसका सामाजिक कारण ही था, यानी सोशल रीजन ही था। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो चर्च के लोग थे उनके पास जैसे ही जन्म होता था उनको 10% भूमि उनको मिल जाती थी। याद रखिएगा, जन्म होता ही 10% फ्रांस की भूमि उनको मिल जाती थी। और सेकंड जो होते थे फ्यूडल लॉर्ड्स, उनको दोस्तों 25% भूमि जो है, यानी 25% लैंड का हिस्सा जन्म होते ही मिल जाता था उनको। जबकि तीसरे जो स्टेट के लोग थे उन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलता था। याद रखिएगा, यानी पीसेंट और लेबर जो होते थे उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था, या पोर्टर, टीचर या प्रोफेसर होते हैं, उनको कोई भी हिस्सा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नहीं मिलता था। यानी आपको याद रखना होगा फ्रांस में। ठीक है, तो और देखिए टैक्स का सिस्टम उस वक्त कैसा था तीनों स्टेट में। इसको हम फर्स्ट स्टेट कहते हैं, इसको हम सेकंड स्टेट कहते हैं, और इसको हम थर्ड स्टेट कहते हैं। ठीक है, पहले वाले स्टेट में दोस्तों इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। ठीक है, चर्च वाले लोगों पर कोई टैक्स नहीं लगता था। सेकंड स्टेट वाले लोगों के पास इसमें भी कोई टैक्स नहीं लगता था, कुछ टैक्स लगते थे, उसमें भी फर्स्ट स्टेट के लोग सेकंड वाले को माफ़ कर देते थे। ठीक है, वो राजा से
अपील करके इसमें माफ़ कर देते थे। तो देखिए दोस्तों, और मेन जो टैक्स लगता था वो थर्ड वाले ग्रुप पे लगता था, आपको ध्यान रखना होगा। इसी वजह से थर्ड जो ग्रुप के मेंबर थे, यानी थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो लगातार राजा के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और लगातार उनके खिलाफ क्रांति के लिए उठ खड़े हो रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि पहले और दूसरे स्टेट के लोगों से आप टैक्स क्यों नहीं ले रहे हैं। तीसरे स्टेट जो कि गरीब लोग हैं, जो कि पहले और दूसरे वाले लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, क्योंकि इनके पास देखिए फ्रांस का 10% लैंड है, इनके पास 25% लैंड है, इनके पास तो कोई लैंड नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपको समझना होगा कि थर्ड स्टेट के जो लोग होते थे उनके पास पैसे की तो कमी होती ही थी, और साथ ही साथ वो मजदूर होते थे, किसान होते थे, वो प्रोफेसर्स होते थे, टीचर होते थे या फिलोसोफर होते थे। तो उनके पास पैसे की जो कमी होती थी वो इतनी नहीं होती थी कि दोस्तों वो दे पाएँ, तो फिर भी टैक्स वो दिया करते थे। लेकिन जब यह बात सबके सामने आई समझ में कि देखिए फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट के लोग हैं वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हम क्यों दें, तो इस बात को लेकर रेवोल्यूशन उठ पड़ा। तो देखिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे और पढ़ते हैं। तो पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है दोस्तों, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा उठ खड़े हुए थे। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी, और जो राजा वहाँ का था वो कौन सा था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां, यानी लुई 16 भी इसको कहा जाता है, ठीक है। लुई 16वां जो वहाँ का राजा था जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था दोस्तों, मैं बता दूं कि लुई 16वां को लोगों ने उसको फांसी की सज़ा दिला दी थी, और यहाँ तक कि इसकी जो रानी थी, इसका नाम था मैरी एंटोनेट, इसको दोस्तों इसको भी फांसी की सज़ा दे दिया गया था जनता के द्वारा। और यहाँ तक कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये अपने सैनिकों को बुलाकर अपने ससुराल भाग जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। रूमर्स स्प्रेड, जो कि अफवाह बहुत दूर तक फैल चुकी थी, दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी ओपन फायर ओपन द सिटीजन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाह यह फैल चुकी थी कि जल्दी ही बहुत सारे आर्मी के लोगों को वो बुला करके खुले निहत्थे लोगों पर और सिटीजन्स पे यहाँ के फ्रांस के हमला करवा देगा, ठीक है। कौन हमला करवा देगा, राजा करवा देगा। किन किन लोगों पे, जो लोग लगातार रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं आगे नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पे आ जाते हैं 7000 वाले लाइन पे। सम 7000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपुल्स मिलिटिया, क्योंकि दोस्तों आपको समझना होगा कि उसमें क्या है कि 7000 लोग, जो कि आदमी और औरत दोनों थे, वो इकट्ठा हो गए, और वहाँ पर एक किला था, जो फ्रांस में एक किला पड़ता था जिसका नाम था बास्तिल का किला। बास्तिल दुर्ग कहते थे उसको हिंदी में दोस्तों। यह बात आपको समझना होगा क्योंकि वो किला जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एक सिंबल था राजा के तानाशाही का, क्योंकि दोस्तों जो उसके डिक्टेटरशिप का, कैसे तानाशाही का प्रतीक था, क्योंकि दोस्तों जो भी उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन करता था वो राजा उसको उसमें कैद कर देता था, ठूस ठूस कर भर देता था उसी बास्तिल के किले में, और जब तक उसको फ्री नहीं छोड़ता था, जब तक वो माफ़ी मांग न लें और दूसरे बार तैयार न हो इस बात के लिए कि आंदोलन वो दोबारा नहीं करेंगे, तो उनको ठूस ठूस कर भर देता था उसी बास्तिल के किले में दोस्तों। उससे पहले वो बास्तिल का किला था, लेकिन बाद में वो कैद खाना बन गया था, और वहाँ पर बहुत सारे आर्मर और हथियार, वेपन्स भी रख दिए गए थे बास्तिल के किले में, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। कौन सा, बास्तिल का किला। कहाँ था, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। बहुत सारे जब लोग इकट्ठा हो गए, करीब 7000 लोग, उन्होंने अपने संगठन बना लिया। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स, और बहुत सारे बिल्डिंग में जाने लगे, जो कि गवर्नमेंट वहाँ की बिल्डिंग थी, उसमें जाने लगे और खोजने लगे कि कहाँ पे यहाँ पे उनको आर्म्स यानी बहुत सारे हथियार मिलेंगे, और उसके साथ यानी आर्मी के साथ वो लड़ाई कर सकें। वहाँ के आम जनता दोस्तों, वहाँ की जो आर्मी थी उसके खिलाफ उठ खड़ी हुई थी लड़ने के लिए, क्योंकि राजा ने आर्मी को भेजा था, इसको आपको समझना होगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस पिजन द बास्टिल वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन दोस्तों, मैंने अभी बताया आपको कि वहाँ पे बहुत सारे औजार भी रखे हुए थे, बहुत सारे एम्यूनेशन यानी वहाँ बहुत सारे वेपन भी रखे हुए थे। बास्तिल के किले में बहुत सारे कैद खाने में कैदी को भी रखा गया था, और वहाँ पे औजार भी रखे गए थे। तो इसीलिए कहीं अफवाह फैल गई कि उसी में बहुत सारे रखे गए हैं एम्यूनेशन। बहुत सारे लोग उस बास्तिल के किले की ओर दौड़े, और जितने भी लोग आंदोलन कर रहे थे वो लगातार उस किले में जाकर के उस किले के एक एक दीवार के ईंट को तोड़ दिए अपने फरसे से, अपने कुदाल से, जो वहाँ पे फार्मर थे। और तोड़ने के बाद दोस्तों वहाँ सारे हथियार को ले लिया और आर्मी पर हमला कर दिया। इस बात को समझना होगा आपको। वेयर दे होप टू फाइंड होर्डेड एम्यूनेशन इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्तिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज। देखिए दोस्तों, वही बात मैंने जो भी बताया वहाँ लिखा हुआ है कि बास्तिल के किले के एक एक ईंट को तोड़ दिया गया, और वहाँ पर कमांडर, जो कि वहाँ पे आर्मी का कमांडर था राजा की तरफ से भेजा हुआ, उसको लोगों ने जान से मार दिया और सारे कैदियों को मुक्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। आज का हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए आगे हम चलते हैं।
यहाँ पे है, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम येट द बास्तिल वॉज हेटेड बाई आल। क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि बहुत कम ही व्यक्ति बचे थे वहाँ पे जो सैनिक थे, और बास्तिल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बास्तिल के किले से नफरत करते थे, क्योंकि ये राजा के डिक्टेटरशिप का एक सिंबल बन चुका था, क्योंकि वहाँ वो लोगों को कैद करता था जो उनके खिलाफ विद्रोह करते थे या मूवमेंट करते थे, ठीक है। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। वही डेस्पोटिक का मतलब निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का प्रेशर न हो, जिसके ऊपर डेस्पॉट दोस्तों वहाँ के राजा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डेस्पॉट फ्रांस के राजा को कहा जाता था, ठीक है, जो एकदम निरंकुश होता था। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई संविधान, कोई कानून, कोई भी प्रेशर लॉ का नहीं होता है, उसी को हम कहते हैं डेस्पॉट, ठीक है, फ्रांस लैंग्वेज में। द फोर्ट्रेस वॉज demolished and its stone fragment were sold in the market to all those who wished to keep a souvenir of its destruction। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि वहाँ के किले को, बास्तिल के किले को इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से गिरा दिया गया, और उसके पत्थर के एक एक टुकड़े को और उसके ईंट के एक एक टुकड़े को मार्केट में बेच दिया गया, और उन लोगों को बेच दिया गया जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग हुआ करते थे, उनको बेच दिया गया था। इसको याद रखिएगा तो लोग, और इस बात के लिए भी गवाह बनते बाद में कि हम देखिए मेरे ज़माने में ये बास्तिल का किला तोड़ा गया था, इसीलिए उन लोगों ने खरीदा था। चलिए ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। आज का हमारा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अगले पॉइंट है हमारा, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। इसकी वजह से दोस्तों बहुत दूर तक फ्रांस में यह क्रांति फैल चुकी थी, क्योंकि बास्तिल जो है वो फ्रांस के पेरिस में था, जो कि उसकी कैपिटल थी। और दोस्तों उस वक्त फ्रांस का जो करेंसी था वो लिवरे था, लिवरे हुआ करता था उस वक्त फ्रांस की करेंसी, ठीक है। जैसे यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ फ्रांस में लिवरे चलता था। तो दोस्तों इसकी वजह से फ्रांस के पेरिस में और साथ ही साथ पूरे देश में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में दंगे होने लगे, रायट होने लगे, ठीक है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। बहुत सारे लोग, क्योंकि हाई प्राइस हो चुका था ब्रेड का, ब्रेड और बटर का रेट इतना ज़्यादा हो चुका था उस समय फ्रांस में, कि दोस्तों सभी लोगों ने राजा के खिलाफ खुली मूवमेंट शुरू कर दी थी। क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि उनको तो टैक्स वसूल करना था, क्योंकि उनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा आ चुका था ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने की वजह से, ठीक है। इस वजह से वो किसी भी तरह से जनता से टैक्स वसूल करना चाहते थे। और टैक्स किससे वसूल करते थे? सिर्फ वही मजदूर, किसान, वही पोर्टर, लेबर, इन्हीं सब से वसूल करते थे, जिसकी वजह से लगातार लोगों के ऊपर गुस्सा आता गया, ठीक है। मच लेटर व्हेन हिस्ट्रियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम they saw it at the beginning of chain events that ultimately led to the execution of the king in France। अंततः यह क्या हुआ कि जिसकी वजह से बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा कि आखिरकार वह समय आ गया जब धीरे धीरे राजा को फ्रांस की सत्ता से हटा दिया गया और राजशाही को ख़त्म करके लोगों ने एक जनता का शासन लाया, जिसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। एंड दो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम। बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि फ्रांस में इतनी बड़ी क्रांति होगी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन? आइए देखते हैं कि किस तरह से और कैसे यह घटना हुई। तो दोस्तों ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन फिर भी दोस्तों मैंने कुछ आपको ज़रूर हिंट दे दिया है। और दूसरे वीडियो में जब हम मिलेंगे तो पहले चैप्टर को डिस्कस करेंगे फ्रांस के क्रांति से, कि कैसे कैसे उसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको पिक्चर को देख लीजिएगा। ये बास्तिल का किला है, जो कि हमने बताया था कि फ्रांस के पेरिस में था। दोस्तों देखिए किस तरह से यहाँ पे सैनिक जो है इसके ऊपर हमला करके इसकी दीवारों को तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा है स्टॉर्मिंग द बास्तिल सून आफ्टर द डेमोलिशन ऑफ द बास्तिल आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कमोमरेटिंग द इवेंट। देखिए बहुत सारे वहाँ के इतिहासकारों ने बास्तिल के किले को बनाया था और उसमें बताया था कि किस तरह से लोगों ने उसको तोड़ा था, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।